कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी को दिखाते हुए होती है, जहां हम गहवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद काफी खुश होता है और उसकी इस खुशी में शामिल होने के लिए उसके माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पर मौजूद होते हैं। गहवान मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोग काफी मेहनत करने के बाद अपनी गुजर बसर करते हैं। अपनी मेहनत के दम पर ही गहवान को देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, जहां से आज वो ग्रेजुएट हुआ है। उसके पास ना तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था और ना ही कोई सोर्स। उसे अपनी जिंदगी में जो हासिल करना था अपने दम पर ही करना था। अब इसी बीच में गहवान के दोस्त चैंग के पिता उसके पास आते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा भी अच्छे नंबरों से पास हो गया है और इस सब की वजह गहवान है। खैर, गहवान को लगता है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो फाइनेंस इंडस्ट्री में खुद बिना किसी सपोर्ट के अपना करियर बना सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि ये वो वक्त था जब विदेश से पीएचडी करने वाले लोग भी फाइनेंस इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए तरस रहे थे और नौकरी ना मिलने पर मजदूरी तक करने को तैयार थे। ऐसे में सिर्फ स्किल्स और डिग्री के दम पर नौकरी मिल पाना लगभग नामुमकिन था। गहवान एक कंपनी में जॉब का फॉर्म भरता है। जब वो वहां का नज़ारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां एक मामूली इंटर्नशिप पोजीशन के लिए भी 400 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। अब गहवान भी इंटरव्यू के लिए लाइन में लग जाता है, पर दोपहर तक भी उसकी बारी नहीं आती। तभी बैंक ऑफिसर नोटिस जारी करता है कि अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद कर दिया गया है। ये सुनकर गहवान बहुत मायूस होकर वहां से निकल जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक ब्लूस्टोन से एक कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि वहां पर उसकी नौकरी लग गई है और उसे अगले दिन सुबह वहां बुलाया जाता है। ये सुन गहवान बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये नौकरी उसे उसकी काबिलियत की वजह से मिली है, लेकिन हकीकत ये होती है कि उसके दोस्त चैंग के पिता ने, जो कि एक एनर्जी कंपनी के सीईओ हैं, वो इसी ब्लूस्टोन के क्लाइंट है। उनकी सिफारिश की वजह से उसे नौकरी नसीब हुई थी। इस बात से अनजान अगले दिन गहवान जॉब के लिए जाता है। तब वहां की एमडी ली उससे पूछती है कि तुम्हारा चैंग के पिता से क्या रिश्ता है। वो बताता है कि उनका बेटा चैंग मेरा दोस्त है। ये सुनने के बाद ली उसे जॉब पर हायर कर लेती है। फिर नए एम्प्लॉयज का स्वागत करने के लिए ऑफिस में एक वेलकम मीटिंग रखी जाती है, जहां मैनेजर माइक नए एम्प्लॉयज का स्वागत करते हुए उन्हें वेलकम स्पीच देता है। वहीं माइक उसे खुद को साबित करने के लिए 6 महीने का टाइम देता है, जो सुनकर गहवान काफी सीरियस हो जाता है। अब वो फैसला करता है कि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो अपने आप को साबित करके दिखाएगा। फिर घर लौटते वक्त गहवान देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 300 युआन बचे हैं, जिससे तो ऑफिस के लिए एक ढंग का सूट भी नहीं आ सकता। इसीलिए वो मायूस हो जाता है, क्योंकि वो बिना सूट के ऑफिस नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां आती है और उसे 8000 युआन का एक सूट गिफ्ट करती है। अपनी गर्लफ्रेंड की उदारता देखकर गहवान के मन में खुशी और शर्म की भावना उमड़ आई और उसने कसम खाई कि वो उसे एक बेहतर जिंदगी देगा। अगले दिन गहवान की मुलाकात ब्लूस्टोन के जनरल मैनेजर जंग से हुई। एचआर डिपार्टमेंट ने उसे इंटर्न के रूप में जंग के नीचे नियुक्त किया था, लेकिन जंग का उसे सिखाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और साथ ही उसे ये भी लगता है कि वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं है। जंग ने एक रिजेक्शन लेटर प्रिंट किया और कहा कि वो किसी और को मेंटोर बना ले, वो किसी और के पास जाए, लेकिन गहवान हार मानने को तैयार नहीं था। उसने वहीं पर लगी एक स्क्रीन पर पॉलिसी के आंकड़े में सुधार की जरूरत की ओर इशारा किया, जिसके ऊपर जंग काम कर रहा था, और ये देख उसे गहवान के टैलेंट का अंदाजा हो गया। उसी समय एक जरूरी कॉल आया कि इन्हें एक हेलीकॉप्टर के निरीक्षण के लिए जाना है। वो तुरंत गहवान के साथ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही हेलीकॉप्टर कंपनी का मैनेजर उनका स्वागत करता है। दरअसल जंग को बायर्स के लिए हेलीकॉप्टर कंपनी के नए प्रोडक्ट की रिपोर्ट तैयार करनी थी। जंग मैनेजर से कहता है कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक बार बैठकर ही हेलीकॉप्टर के बायर्स के लिए रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती। इसीलिए उसने हेलीकॉप्टर के हर पुर्जे को अलग करके देखने का फैसला किया, जिसके बाद फौरन इंजीनियर्स की एक टीम ने हेलीकॉप्टर के पुर्जे अलग करना शुरू कर दिया। गहवान और बाकी लोग हर पुर्जे की जांच में लग गए और इन सब को वाकई पुर्जों में खामियां मिली, जो कि ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट किए गए थे। ये देखकर मैनेजर का चेहरा उतर गया। तब जंग ने शर्त रखी, अगर वैल्यूएशन का आधा कर दें तो रिपोर्ट बिना किसी समस्या के अप्रूव हो जाएगी, और ना चाहते हुए भी मैनेजर को उसकी बात माननी पड़ी।
इसके बाद जंग ने गोवान को अपना टेम्पररी असिस्टेंट बना लिया। जंग ने उसे कंपनी के कोर बिजनेस से परिचित करना शुरू किया। ब्लूस्टोन एक बहुत पुरानी कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका मुख्य काम है आईपीओ अंडरराइटिंग, यानी छोटी और अच्छी कंपनियों को सही वैल्यूएशन पर मार्केट में लिस्ट करना। इसके बाद गोवान की लाइफ पूरी तरह से बिजी हो जाती है। हर पार्शियल प्रोजेक्ट्स में उसे ऐसी ऐसी खास बातें सीखने का मौका मिल रहा था जो किताबों में कहीं नहीं लिखी थी। इन्हीं बारीकियों को जानकर गोवान फाइनेंस इंडस्ट्री को और भी ज्यादा करीब से समझ पा रहा था। जंग भी उसकी लगन देखकर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसीलिए वो उसे हर एक चीज बताता, हर एक डाउट को क्लियर करता, यहाँ तक कि क्लाइंट डील प्लान लिखने में भी वो उसे अपने साथ शामिल करता। फिलहाल जंग एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उन्होंने गोहान को उस कंपनी के लिए आईपीओ प्रपोजल तैयार करने को कहा। गोहान ने खूब सारा डेटा जुटाया, उसे मार्केट एनालिसिस के साथ जोड़ा और पूरी मेहनत से प्रपोजल तैयार किया। अब मीटिंग के दौरान फार्मास्यूटिकल कंपनी का जनरल मैनेजर अपनी चाल चल रहा था। वो अपनी कंपनी को विदेश में लिस्टिंग के साथ साथ मार्केट में कंपनी की ज्यादा वैल्यूएशन की डिमांड कर रहा था। उसने गोवान की वैल्यूएशन प्रपोजल को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि वो लोग अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट खुद तैयार करेंगे और ब्लूस्टोन को सिर्फ उस पर साइन करना है। लेकिन ये जंग के सिद्धांतों के खिलाफ था, इसीलिए वो वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन ऑफिस का क्लीनर जो कि बल्ब ठीक कर रहा होता है, उसकी मुलाकात गोहान से होती है। वो क्लीनर उसे कहता है कि भले कंपनी में कई लोग जंग को पसंद नहीं करते, लेकिन हकीकत तो ये है कि चुपके से वो सब के सब उन कंपनियों के बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं जिनका आईपीओ जंग खुद लॉन्च करवाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करने पर उन्हें मुनाफा पक्का होगा और जंग ही कंपनी के सबसे काबिल और ईमानदार व्यक्तियों में एक है। इसके बाद गोहान ने एक डॉग फूड कंपनी के प्रोडक्ट को उठाया और हर जगह जाकर स्ट्रीट सर्वे किया, फिर अपना प्रपोजल उस कंपनी की महिला सीईओ को भेजा। ये नया तरीका उसे काफी पसंद आया और उसने मिलने का फैसला किया। ये सुनकर गोहान काफी खुश था। वो जंग के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी तैयार करता है। अगले दिन ये दोनों मीटिंग के लिए गोल्फ कोर्स पहुंचते हैं, जहां पर महिला सीईओ जंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और गोहान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उसके कुत्तों के प्रति लगाव को देखकर गोहान ने बातचीत उसी दिशा में मोड़ दी, जिससे वो काफी इम्प्रेस हुई। फिर उसने गोहान को अपने घर आने का न्योता दिया ताकि आईपीओ के बारे में डिटेल में बात कर सके। ये देख जंग समझ गया कि उस महिला का इरादा नेक नहीं है, इसीलिए रास्ते में वो गोहान को कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, क्योंकि गोहान के पास खुद को प्रूव करने का यह अच्छा मौका था। इसीलिए उसने जाने का फैसला किया। अब शाम को गोहान महिला सीईओ के घर पहुंचा, जहां महिला उससे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन गोहान मना करते हुए डील की बात करता है। लेकिन लेडी उस पर ध्यान नहीं देती और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर गोहान उसको ये सब करने से मना कर देता है, जिससे लेडी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे कुत्ते के बर्तन में रखा हुआ खाना खा लिया तो मैं ये डील फाइनल करूंगी, वरना हमारी ये डील कैंसिल। अपनी उस डील को हाथ से जाते हुए देख गोहान कुत्ते के बर्तन का सारा खाना खा लेता है। उसके बाद लेडी ने डील फाइनल कर दी। अगली सुबह गोहान कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके जंग को देता है और बताता है कि सीईओ ने मौखिक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया। ये सुनकर जंग टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट की कोई मान्यता नहीं होती। इसीलिए दोनों के दोनों रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए तुरंत उस लेडी सीईओ की कंपनी में जाते हैं, पर वो सीईओ उनसे मिलने से मना कर देती है। इन्हें पता चलता है कि उसने प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। गोहान को समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगले दिन जंग को जनरल मैनेजर्स की मीटिंग का नोटिस मिलता है, क्योंकि ली न्यूयॉर्क की एससी टेक्नोलॉजी की मदद के लिए दबाव बना रही है। नियम के अनुसार ली को 500 मिलियन से अधिक के किसी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल ऑडिट कमेटी की अनोनिमस अप्रूवल चाहिए। रिपोर्ट को देखने के बाद जंग को छोड़कर सभी जनरल मैनेजर्स ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। जंग ने मना करते हुए कहा कि उन्हें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिख रहा और मैं किसी भी इन्वेस्टर्स का पैसा जोखिम में नहीं डाल सकता। ये कहकर वो मीटिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ली चुपचाप बैठकर इंतजार करने वालों में से नहीं थी। उसने फौरन गोहान को लंच पर बुलाया। बात शुरू होते उसने नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी काबिलियत की तारीफ करते हुए उसने कहा कि वो सीनियर मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के स्तर का है, लेकिन ली उसे अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका दे सकती है। ये कहकर उसने उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रख दिया जो एससी टेक्नोलॉजी की मार्केट रिसर्च रिपोर्ट थी। बस उसे जंग के साइन इस पर लेने हैं और बदले में उसे ऑफिस अपॉइंटमेंट के साथ साथ प्रमोशन और बोनस भी मिलेगा, जिससे वो एक नया घर खरीद सकता है। और अब गोहान गहरी सोच में पड़ गया। फिर ऑफिस में जंग ने उसे बताया कि ली ने मीटिंग के दौरान फर्जी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया था और उसने नंबर्स में गड़बड़ी की है। साथ ही पिछले कुछ सालों में एससी टेक्नोलॉजी की रिक्रूटमेंट रिपोर्ट दर्शाती है कि कंपनी लगातार फैक्ट्री वर्कर्स हायर कर रही थी, लेकिन एक भी टेक्निकल एक्सपर्ट हायर नहीं किया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। इसीलिए जंग ने गोहान को तकनीकी पहलुओं की गहराई की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जंग को अंदाजा ही नहीं था ये उसके जूनियर यानी कि इंटर्न गोहान के दिल में लालच घर कर चुका है। इसके बाद गोहान ने एचसी टेक्नोलॉजी के इंटरनल ऑपरेशंस में गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ फाइलों और रिपोर्ट तक सीमित ना रहकर कंपनी के ट्रकों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट पोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर उसने तस्वीरें ली। वाकई वहां पर कई सारी गड़बड़ियां उसने खोज निकाली। फिर वो रिपोर्ट उसने अपने सीनियर को यानी जंग को दी। बिना दोबारा सोचे जंग ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए। फिर उसने गोहान से कहा कि अगले महीने मैं अपने यूरोप के हेडक्वार्टर्स जा रहा हूं, जहां मैं तुम्हारी परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए वहां विशेष अनुरोध करूंगा। तो गोहान पूछता है कि मेरे परमानेंट होने के कितने चांसेस है। तब जंग ने कहा 80%, लेकिन ली ने उससे 100% का वादा किया था। अब अगले दिन उसने जंग के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स ली के सामने रखे और यहीं पर हमें पता चला कि गोहान ने धोखे से एससी टेक्नोलॉजी की मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पर जंग के साइन ले लिए थे, जो उसने ली को दे दिए। गोहान उसे एक और डॉक्यूमेंट देता है जिसमें उसकी फुल टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वो कहता है कि वर्बल एग्रीमेंट का कोई मोल नहीं होता। ली भी इसके लिए राजी हो जाती है और साइन कर देती है। इसके बाद गोहान के कहने पर ली उसे एससी टेक्नोलॉजी के ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन ले गई। जैसे ही दोनों पक्ष सिग्नेचर करने वाले थे, गोहान ने एक गोपनीय जांच रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट ने एससी टेक्नोलॉजी की असलियत उजागर कर दी, जो कि उनके बेचे गए उत्पादों की टोटल अमाउंट खरीदे गए कच्चे माल से भी अधिक थी। कारण ये था कि ट्रक असल में माल ढो नहीं रहे थे, वे बस बंदरगाह तक ले जाए जाते और फिर बिना सामान लिए ही वापस आ जाते। सच्चाई सामने आते ही एससीटी के प्रतिनिधि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत समाधान पर चर्चा शुरू कर दी। आखिर उन्होंने ब्लूस्टोन का कमीशन दुगना करके 5% शेयर भी बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह गोहान का लक्ष्य पूरा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन हो गया। इसके बाद ली ने कंपनी में गोहान की परमानेंट पोजीशन की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद जंग ने ब्लूस्टोन से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ एक कंपनी में काम नहीं कर सकता था जिसने उसे धोखा दिया है। अब कुछ दिनों के बाद ली ब्लूस्टोन की प्रेसिडेंट बन जाती है। उसने गोहान को मैनेजर के रूप में प्रमोट कर दिया और अक्सर हाई लेवल मीटिंग्स में उसे अपने साथ ले जाने लगी। वहीं जंग ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट फर्म शुरू कर दी। दूसरी ओर ली ने जियांग एनर्जी नाम की एक कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी शुरू की और गोहान को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। असल में ली इसलिए चाहती थी कि गोहान इस प्रोजेक्ट को संभाले, क्योंकि ये उसके दोस्त के फादर चैंग के पिता की पहचान का इस्तेमाल करके जियांग एनर्जी के साथ एक खास डील करना चाहती थी। अगले दिन गोहान जियांग एनर्जी पहुंचा, जहां उसका दोस्त चैंग उसका स्वागत करता है, खासकर चैंग के पिता, जो गोहान की कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद तीनों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया, जहां चैंग के पिता ने बताया कि जियांग एनर्जी मुख्य रूप से हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन करता है और वो लोग एक नई एनर्जी स्टोरेज मटेरियल डेवलप कर रहे हैं जो लोडिंग कैपेसिटी और सुरक्षा को 10 गुना तक बढ़ा सकती है, जो कॉस्ट एफिशिएंट और इको फ्रेंडली भी है। ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल होने पर बिजली की कीमतें काफी कम कर देगी, जिससे आम लोगों का फायदा होगा और विदेशी कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। गोहान ने चैंग के पिता से कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आईपीओ से आने वाली फंडिंग पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा, हमें फंड जुटाना जारी रखना पड़ेगा। इसी बात से ली की एक्सक्लूसिव डील का मुद्दा उठा, लेकिन गोहान को इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए उसने इस बारे में ली से चर्चा की और ली ने उसे डील पर आगे बढ़ने का जोर दिया।
कोई और चॉइस ना होने के कारण गोहान ये नया एग्रीमेंट चैंग के पिता के पास ले गया, केवल ये शर्त रखते हुए कि उनकी कंपनी अगले 2 साल तक रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दे तो ब्लूस्टोन 2 और अतिरिक्त फंडिंग जारी करेगी जो कम से कम $5 अरब की होगी। तब चैंग के पिता पूछते हैं कि अगर ब्लूस्टोन मुआवजे के रूप में शेयर चाहे तो। तब गोहान ने कहा कि ब्लूस्टोन आपकी कंपनी के 10% शेयर के साथ दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। चैंग के पिता ने कुछ पल सोचा और फिर एग्रीमेंट पर साइन कर दिए, ये जाने बिना कि वो दुश्मन के जाल में फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक न्यूडी नाम की एक कंपनी के साथ मीटिंग रखता है। दरअसल जियांग एनर्जी जिस एनर्जी स्टोरेज मटेरियल को डेवलप कर रही थी उसके लिए सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, जो कि एक मुख्य कोर तकनीक है। अब न्यूडी ने गुप्त रूप से जियांग एनर्जी के कोर सप्लायर को खरीद लिया था। वो किसी भी समय जियांग एनर्जी की सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सप्लाई काट सकती थी, इससे उनकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ऐसा होने पर वे लोग मिलकर जियांग एनर्जी के शेयर प्राइस को $10 तक नीचे गिरा देंगे और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होने के कारण जियांग एनर्जी 10% शेयर और अपना कंट्रोल राइट भी खो देगी। फिर न्यूडी कंपनी जियांग एनर्जी को एक्वायर कर उसकी टेक्नोलॉजी को हड़प लेगी और उसके नाम का इस्तेमाल करके एक शेल कंपनी के रूप में लिस्ट हो जाएगी। खैर अब कुछ दिन बाद जियांग कंपनी ऑफिशियली हांगकांग में लिस्ट हो जाती है और उसके शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये देख आम जनता जियांग एनर्जी के शेयर खरीदने लगती है और न्यूज चैनलों में भी इसके चर्चे होने लगते हैं। जंग भी नोटिस करता है कि जियांग एनर्जी बाजार में एक डार्क हॉर्स की तरह उभर रही है, लेकिन उसने जल्दी ही उसके बढ़ते प्राइस में एक पैटर्न देखा जो ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा कर रहे थे। दूसरी ओर गोहान का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इधर क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री के कोर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के सप्लायर मोर्स टेक्नोलॉजी ने अचानक बिजनेस एडजस्टमेंट्स के कारण जियांग एनर्जी को सप्लाई पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी। ये खबर मार्केट में फैलते ही उनकी कंपनी के शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे आम इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस होता है। इस मौके का फायदा उठाकर ली ने जियांग एनर्जी के 4% शेयर खरीदने और कीमत को $10 से नीचे लाने की तैयारी की। फिर वो माइक के साथ चैंग के पिता के पास गई और उसने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट के तहत 10% शेयर ब्लूस्टोन को ट्रांसफर करने की मांग की, जो देखकर चैंग के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानते थे कि अब खेल खत्म हो चुका है। बेबस होकर उन्होंने समझौते पर साइन कर दिए। इसके बाद उन्होंने न्यूज में देखा कि न्यूडी कंपनी ने कम दाम का फायदा उठाकर आक्रामक रूप से जियांग के शेयर खरीदे और अब उनके पास 5% हिस्सेदारी थी और वो और खरीदने की योजना बना रहे थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे और गोहान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब चैंग के पिता को समझ आ गया कि ब्लूस्टोन और न्यूडी कंपनी दोनों ने एक साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। जब गोहान को होश आया तो उसने अखबार में खबर पढ़ी। उसे समझ में आ जाता है कि ली ने उसका इस्तेमाल किया है। वो ऑफिस जाता है और ली से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूंगा। तुम्हारा असली मकसद चैंग के पिता की टेक्नोलॉजी को चुराना था। लेकिन ली ने उस पर ताना मारते हुए कहा कि वो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट क्या तुमने आगे बढ़ाकर पास नहीं करवाया था? जंग को तुमने साजिश करके यहाँ से बाहर निकलवाया और चैंग के पिता जिसने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया, आज तुम्हारे कारण वो हॉस्पिटल में है। और ये सब सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि इस सब में उसी की गलती है। इसके बाद वो चैंग के पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसका दोस्त चैंग उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। ये देखकर गोहान को बहुत दुख होता है। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब केवल जंग ही उसकी मदद कर सकता है। वो जंग के पास जाता है। हालांकि जंग उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने जंग को धोखा दिया था। पर जंग जानता है कि आम लोगों के पैसे इन कंपनी में इन्वेस्टेड है। वो उनकी मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त चैंग के पास भी जाता है, उससे माफी मांगता और कहता है कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती है, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस दिलवाना चाहता हूँ। चैंग भी उसे माफ कर देता है और अभी तीनों के तीनों हांगकांग में मिलते हैं। इस वक्त न्यूडी कंपनी और ब्लूस्टोन के शेयर मिलाकर जियांग एनर्जी में 34% की हिस्सेदारी हो गई थी। जंग ने चैंग के सामने दो ऑप्शन रखे। गहराई से सोचने के बाद चैंग ने वो रास्ता चुना जिसमें जीत की संभावना ज्यादा थी, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा था। अगर वे हारते तो सब कुछ खो बैठते।
अब इसके बाद गोहान फिर चैंग की ओर से लिलाई सिक्योरिटीज पहुंचा और एक विशेष खाते में भारी पूंजी डालकर शेयर की कीमत ऊपर चढ़ाने और नियंत्रण वापस पाने की चाल चली। असल में लिलाई सिक्योरिटीज के लोग सिर्फ एक मुखौटा थे। जंग के पास टॉप लेवल के मार्केट ऑपरेटर्स मौजूद थे। वो लोग जियांग के शेयर का भाव ऊपर ले जाना शुरू कर देते हैं। ये चाल ली के लिए अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि ब्लूस्टोन और न्यूडी का जियांग के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट था। अगर वो जियांग का कंट्रोल नहीं ले पाते तो सब कुछ हार जाते। ली ने तुरंत न्यूडी कंपनी से सहयोग करने को कहा और सभी कर्मचारियों को ऊंचे दामों पर जियांग के शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया। अब ये बात जंग को पता चल गई, जिसने अपने ऑपरेटर्स को ऑर्डर दिया कि प्राइस को और ऊपर ले जाएं और ओपोनेंट को ट्रैप करें। जब जियांग एनर्जी पर ब्लूस्टोन और न्यूडी कंपनी की कुल हिस्सेदारी 50% से ऊपर चली गई, फिर जियांग ने एक्सचेंज को ट्रेडिंग सस्पेंड करने के लिए आवेदन दिया और उस दिन के लिए जियांग पर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन अब ली को अगले हफ्ते का इंतजार था। उन्हें ये नहीं पता था कि जंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। फिलहाल कागजों में सबसे बड़ा शेयर होल्डर चैंग ही था। उन्हें पता था कि टेक्नोलॉजी कंपनी की असली ताकत वहां काम करने वाले प्रतिभाशाली लोगों में होती है। इसीलिए चैंग ने एक नई कंपनी स्थापित की और जियांग के सभी इंजीनियरों को हाई सैलरी और सुविधाएं देकर अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाया। अब मंडे स्टॉक मार्केट खुलता है। जंग के ऑपरेटर्स ने अपने सभी शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे प्राइस तेजी से गिरने लगे। न्यूडी कंपनी ने अपने सारे शेयर बेच दिए और ली को भी अपनी सभी गतिविधियां रोकनी पड़ी। उसने हाई प्राइस पर भारी मात्रा में शेयर खरीदे थे और अब उसे बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा और ब्लूस्टोन कंपनी ने उसे सबका जिम्मेदार ठहराते हुए उसे कंपनी से निकाल दिया। कुछ समय के बाद चैंग और गोहान ने हांगकांग सिक्योरिटी कमीशन में जाकर जियांग के शेयर से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग की जिम्मेदारी ली। बाद में चैंग को इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन के लिए 4 साल 5 महीने की सजा हुई। ली को 7 साल की सजा और 8 साल के लिए इंडस्ट्री में वापसी पर बैन लगा दिया गया। गोहान और जंग को 6 महीने की सजा सुनाई गई और 3 साल के लिए SFE लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अब गोहान जंग की कंसल्टिंग फर्म में शामिल हो गया और दोनों साथ खड़े होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।